नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको हम वीएसटीसी और वीएड से संबंधित डायरिया भी हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं और पीडीएफ भी आपको हम देते हैं। तो आप सभी जो भी विद्यार्थी वीएसटीसी या फिर बीएड कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट की जानकारी के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो बीएसटीसी है अपनी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की जो डायरी है जिसका नाम है सर्वे या फिर केस स्टडी या फिर प्रोजेक्ट डायरी व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूरी डायरी आपको किस तरीके से बनानी है। और याद रखें, ये जो डायरी है आपकी फाइनल लेसन के अंतर्गत जो वाइवा होता है उसके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपको यहाँ से इस डायरी में से याद रखें आपको 5 नंबर का वाइवा दिया जाता है। तो आपको ये डायरी किस तरीके से भरनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले संकेतिका को भरना होगा और संकेतिका को भरने के इस तरीके से आपको पॉइंट लिखने होंगे। 7 पॉइंट मैंने आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अब इस डायरी के जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं आपको डायरी के सेकंड नंबर के पेज पे दिया जाएगा। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट ही आपको यहाँ पे विस्तार से समझाने होंगे। तो पहला पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत अध्ययन से आशय। तो देखिएगा, व्यक्तिगत अध्ययन में उन बालकों का अध्ययन किया जाता है जो मानसिक रूप से पीड़ित या फिर अविकसित होते हैं, जैसे क्रोधी बालक, घमंडी बालक, नशा करने वाले बालक एवं चोरी करने वाले बालक आदि। इनमें ऐसे बालकों का व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ बालकों की रुचियों, आदतों एवं व्यवहारों का भी पता बालकों से एवं उनके माता पिता से तथा मित्रों से एवं रिश्तेदारों से, विद्यालय के अध्यापक गणों से भी पता लगाया जाता है। केस स्टडी का अध्ययन किसी एक बालक के बारे में सब कुछ विस्तार से जाना जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन से बालक में मानसिक परिवर्तन करके उसे सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। तो ये केस स्टडी के व्यक्तिगत अध्ययन की बात हुई। अब बात करेंगे हम व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं। अब उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है बालक की मनोवृत्तियों को जानना। तो इसके माध्यम से बालक की मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे बालक पढ़ाई में क्यों कमज़ोर है, चोरी क्यों करता है, लड़ाई झगड़े क्यों करता है, विद्यालय से क्यों भाग जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। दूसरा पॉइंट है बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किस तरीके से आते हैं। देखिएगा, इसके माध्यम से बालक के व्यवहार में उचित एवं सही परिवर्तन लाए जा सकते हैं, जैसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है तो अध्यापक उसे आगे की पंक्ति में बैठा करके, अतिरिक्त समय दे करके, होशियार छात्रों के मध्य में बैठा करके अनेक विधियों से उसकी कमजोरी को दूर करता है तथा बीमार होने पर चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करता है। आपको हूबहू अपनी कॉपी में ये प्रिंट आउट कर लेना है। तीसरा पॉइंट है बालक की रुचियों का विस्तार। इसके अंतर्गत बालक की रुचि एवं आदत तथा व्यवहार का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। चौथा पॉइंट है बालक की संपूर्ण जानकारी एवं समाधान। इसके माध्यम से बालक के द्वारा बालक संपूर्ण जानकारी उसके अभिभावक को दी जाती है, जिससे वे उसकी समस्या का हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकेंगे। अगला पॉइंट है अपना बालक को उचित मार्गदर्शन देना। इसके माध्यम से अध्यापक द्वारा बालक को उचित एवं सही मार्गदर्शन प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उसमें वांछित सुधार संभव हो सके। छठवां पॉइंट है बालक को सामाजिक प्राणी बनाना। इसके माध्यम से अध्यापक बालक को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने का प्रयास करता है। सातवां पॉइंट है बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसके माध्यम से अध्यापक बालक की संपूर्ण समस्याओं का हल निकालकर उसे सामाजिक नागरिक बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बना देता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट इस तरीके से लिखने हैं। अब बात करेंगे हम व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक की। तो उस बच्चे की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करनी है जिस बच्चे के बारे में आप लोग बात करेंगे। माना कि मैंने विद्यार्थी का नाम यहाँ पे मयंक शर्मा लिखा, उसकी जन्म तिथि यहाँ पे अंकित की, उसके पिता का नाम लिखा, अंकन तिथि यहाँ पे लिखी, विद्यालय का नाम लिखा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है।
तो ये प्रोसेस, ये पैटर्न आपको अपनी डायरी में लिखना होगा। विद्यार्थी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं जहाँ पे आपके इंटर्नशिप आई है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम बालक के घमंडी होने के कारण एवं उस घमंडीपन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें हमारा परिवार। देखिए, बालक के घमंडी होने में परिवार किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है उसका परिवार ही होता है। बालक जन्म से ऐसा है, अनभिज्ञ, असामाजिक एवं रीति रिवाजों से अपरिचित रहता है। बालक का पहला संपर्क अपने माता पिता से होता है। बालक पर परिवार के लोगों का व्यवहार एवं दृष्टिकोण की छाप होती है। परिवार में रहकर ही बालक सही एवं गलत में भेद कर पाता है तथा बालक परिवार के लोगों की तरह ही उनका अनुकरण करने लग जाता है। दूसरा पॉइंट आता है माता पिता के व्यवहार का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि माता पिता के व्यस्त होने के कारण बालक पर ध्यान नहीं देना, माता पिता के अमीर होने के कारण बालक में घमंडी स्वभाव उत्पन्न हो जाना। माता पिता के घमंडी होने पर भी बालक का स्वभाव घमंडी हो सकता है। माता पिता के द्वारा बालक की हर मांग को पूरा करने या फिर आवश्यकता से अधिक चीज़ें उपलब्ध कराने पर भी उसका स्वभाव घमंडी हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से किसी एक के भी होने पर बालक में घमंडीपन की भावना विकसित अक्सर हुई ही जाती है। तो आपको दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट आता है हमारा संयुक्त एवं एकल परिवार का बच्चे के घमंडीपन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको लिखना है कि जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में बालक में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव विकसित हो जाते हैं। जैसे संयुक्त परिवार में सभी उपलब्ध जो पीढ़ियां हैं एकत्रित रहती हैं। संयुक्त परिवार में बालक सहयोग एवं एकता आदि गुणों का विकास स्वयं ही करता है, लेकिन संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण अनेक विचारों और व्यवहारों में भी भिन्नता पाई जाती है। यदि उस परिवार में सदस्य घमंडी प्रकार के हैं तो बालक में भी घमंडी स्वभाव उत्पन्न हो ही जाएगा। एकल परिवार को सुखी परिवार तो कहा जा सकता है, लेकिन माता पिता के व्यस्त होने के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण बालक में घमंडी होने की भावना विकसित हो जाती है। चौथा पॉइंट है परिवार में बालक की स्थिति होती है तो उसमें घमंडीपन किस तरीके से विकसित होगा। लिखना है आपको कि विद्यार्थी से बातचीत करने के बाद बालक की परिवार में क्या स्थिति है पता चला है, जैसे माता पिता की इकलौती संतान का होना या फिर कई बहनों के बीच में या परिवार में सबसे बड़ा या फिर छोटा होना आदि बातें बालकों को घमंडी बना सकती है। उक्त बालक के साथ अपने परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन भी है। तो हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ले लिया हमने। तो अतः माता पिता का लाडला होने के कारण अच्छा खान पान भी मिलता है, माता पिता उसकी हर इच्छा को भी पूरा कर देते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षित या फिर अशिक्षित परिवार का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा ज़रा, परिवार के शिक्षित या फिर अशिक्षित होने पर बालक में अनेक गुणों अथवा अवगुणों का विकास हो जाता है। अगर परिवार शिक्षित होगा तो बालक पर अधिक ध्यान दे सकेंगे परिवार वाले, और बालक में आने वाले अवगुणों को गुणों में भी बदलने का प्रयास करेंगे, जिससे उसके चरित्र में सुधार होगा। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि से वो क्या होगा, दूर रहेगा। अगर बालक के परिवार वाले अशिक्षित होंगे तो वे बालक पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि अशिक्षित परिवार भी अपने पैतृक संपत्ति के कारण या फिर बड़े व्यवसाय के कारण धनवान और अमीर होते हैं तथा वे उचित हो या फिर अनुचित हो उनकी पूर्ति करने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं, जिससे बालक अपने आसपास को विभिन्न साधनों के कारण अन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। तो इससे बच्चे में घमंडीपन उत्पन्न हो जाता है। छठवां पॉइंट है माता पिता एवं अन्य परिवारजनों का विद्यार्थी के संबंध में क्या विचार आए थे, ये भी आपको लिखना है। विद्यार्थी के माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने पर बालक के घमंडी होने में उसके विभिन्न कारणों का पता चला। अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण अपने बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं तथा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से प्रत्येक आवश्यकता को समय पर पूरा कर देते हैं। वे शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं तथा बच्चों की शिक्षा का महत्व भी समझते हैं। अतः घर पर भी बालकों को अलग से अध्ययन कक्ष उपलब्ध करवाया गया है, जिससे अध्ययन की सभी सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई गई हैं। वे बताते हैं कि बालक प्रभावशाली है तथा कक्षा में हमेशा अव्वल रहता है। अतः वह अन्य बालकों को पीछे छोड़कर जब वह पढ़ाई में आगे रहता है
तो यह कारण भी बच्चे में घमंडीपन का शिकार उत्पन्न कर देता है। 7वां पॉइंट है, मित्रों एवं सहपाठियों का विद्यार्थियों के संबंध में विचार क्या है। तो आपको लिखना है कि विद्यार्थी के मित्रों से बात करने पर हमें पता चला कि बालक का अन्य विद्यार्थियों से अमीर होना तथा वह सबसे अलग व अच्छी चीज़ें लेकर के आता है। जब वह अन्य विद्यार्थियों से सबसे अलग और श्रेष्ठ सुविधा पाता है तो उसमें घमंड उत्पन्न हो जाता है। विद्यार्थी के अन्य सहपाठियों से बात करने के बाद पता चला कि बालक पढ़ाई में भी होशियार है, वह हमेशा ही सभी विषयों में अव्वल रहता है तथा वह अन्य छात्रों की समस्याओं को भी हल करने में सहयोग करता है। तो ये बातें भी बच्चे में घमंडीपन के स्वभाव को उत्पन्न कर देती हैं। 8वां पॉइंट है कि शिक्षकों का विद्यार्थी के संबंध में क्या विचार था। आपको लिखना है कि विद्यार्थियों के शिक्षकों से बात करने पर पता चला कि बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन बालक के माता पिता दोनों शिक्षित हैं, अतः वे शिक्षा के महत्व को भी जानते हैं और बालक को भी शिक्षा का महत्व बताते हैं। माता पिता बालक को समय नहीं देने के कारण उसे बालक के ट्यूशन की व्यवस्था भी की गई है। विद्यार्थी के बालक बारे में बताते हैं कि बालक प्रतिभावान है, वह पढ़ने में रुचि रखता है, पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में भी रुचि रखता है। शिक्षक बताते हैं कि वह क्रिकेट का भी बड़ा शौकीन है और पढ़ने में भी अन्य बालकों से होशियार है, जिसके कारण शिक्षक उसे शाबाशी देते हैं तथा उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसके कारण बालक में घमंडीपन का भाव आ जाता है। 9वां पॉइंट है कि बालक की स्वयं की रुचियाँ कौन कौन सी है, उसके कारण घमंडीपन कैसे आता है, वो आपको लिखना है। बालक से बातें करने पर उसने स्वयं को अच्छी और बुरी लगने वाली चीज़ों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसे हिंदी व अंग्रेज़ी पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। हिंदी में कविताएं पढ़ना सुनना उसे बेहद पसंद है। खेलों के बारे में पूछने पर बालक ने बताया कि उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तथा बालक की चित्रकला में भी रुचि है। बालक अपने सहपाठियों के साथ पिकनिक पर जाना बहुत पसंद करता है। अगला पॉइंट लिखना है आपको 10वां कि बालक की भविष्य की कल्पना। लिखना है कि बालक के भविष्य की कल्पना बहुत ही प्रभावी है। वह चाहता है कि वह पढ़ाई करे और बड़ा होकर के उच्च पद पर हासिल करे, जिससे परिवार का समाज में ऊंचा स्थान बना रहे और हमेशा सम्मान मिलता रहे। बालक चाहता है कि वह समाज में एक इज्जतदार आदमी बने, जिससे सभी उसका सम्मान करें। बालक अपने सपनों की नई उड़ान भरना चाहता है। बालक गरीब और समाज की मदद भी करना चाहता है। और अपना अगला पॉइंट अलग से लिखना है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर निम्न कारण यहाँ पे स्पष्ट हुए। पहला पॉइंट है माता पिता के व्यस्त होने का ध्यान नहीं देना। दूसरा पॉइंट है माता पिता के अमीर होने से बालक में घमंडीपन स्वभाव उत्पन्न होना। माता पिता के घमंडी होने पर बालक का भी घमंडी हो जाना। नेक्स्ट है कि माता पिता द्वारा बालक की हर मांग को पूरा करना एवं आवश्यकता से अधिक चीज़ें उपलब्ध करवाना। अगला पॉइंट है किसी भी क्षेत्र में आगे होने के कारण उसमें घमंडीपन की भावना अक्सर आ ही जाना। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का घर बड़ा है, बालक के माता पिता का व्यवसाय अच्छा है, इस कारण बालक में घमंड आ जाता है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है यदि बालक शारीरिक रूप से सुंदर और हष्टपुष्ट है तो इस कारण से बालक घमंडी हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट अपना अगर लिखना है अगला जमा के कि घमंड से बचने के सुझाव क्या देंगे आप लोग। तो देखिए पहला पॉइंट, बालक की हर मांग को पूरा नहीं करना चाहिए। बालक को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो केवल उन्हीं वस्तुओं को दिलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक को सभी छात्रों में एकता, बंधुता एवं भाईचारे की भावना को जागृत करना चाहिए ताकि छात्र एक दूसरे की हीन भावना से ना देखें। तीसरा पॉइंट है कि शिक्षक को कमज़ोर छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि कमज़ोर छात्र होशियार छात्रों के बराबर आ जाए और सभी छात्र घमंडीपन की भावना से दूर रहें। चौथा पॉइंट है कि माता पिता द्वारा बालक को समझना चाहिए कि सभी गतिविधियों में भाग लेना और उसे आगे रहना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना उतनी ही बुरी बात है, अतः घमंड नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट आप लिखेंगे उपाय में कि माता पिता को समय निकाल करके बालकों पर ध्यान देना चाहिए, तभी बालक घमंडी होने से बच सकते हैं। माता पिता के द्वारा बालक की हर इच्छा को पूरा करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि बालक की ये इच्छा सही है अथवा गलत है। 7वां पॉइंट आप लिखेंगे कि माता पिता का भी स्वभाव अगर घमंडी है तो सबसे पहले उन्हें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, तभी वह अपने बालक को घमंडी होने से बचा सकते हैं। 8वां पॉइंट आप लिखेंगे उपाय में कि माता पिता को बालक के व्यवहार के अनुसार ही उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर वस्तुओं को उपलब्ध कराना चाहिए।
आप निष्कर्ष निकालेंगे। अब इसके ऊपर इस डायरी में निष्कर्ष आपको लिखना है। देखिए, व्यक्ति अध्ययन में उन बालकों का अध्ययन किया जाता है जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। पहला पॉइंट निष्कर्ष में आपको लिखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति या फिर बालक की मनोवृत्ति को जानना। दूसरा उद्देश्य निष्कर्ष है अपना कि व्यक्तिगत अध्ययन करने से बालक के घमंडी होने के समय पर बचाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, बालक को अपने माता पिता या परिवार के अनुसार उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। नंबर 4 है, बालक को अपने परिवार की संपत्ति के बारे में अवगत करने या फिर उसके आधार पर घमंड करने से रोकना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है अपना निष्कर्ष में कि 5वां, बालक के व्यवहार में अच्छे परिवर्तन लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपको ये डायरी ज्यों का त्यों ही छापना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए डायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस डायरी से 5 नंबर का वाइवा आपको लिया जाता है। याद रखें, इस डायरी को आप लोग अच्छी तरीके से रट लें, ठीक है, क्लियरिफाई कर लें पूरे माइंड में अच्छी तरीके से। आपको इस डायरी को छाप देना है। ओके, तो आपको उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ये डायरी भी आपको बना लेनी है। DL.ED प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों में सेम ही बनती है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आने वाली हर लेटेस्ट और अपडेट के लिए और आने वाली हर जानकारी के लिए, हर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हर वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनकी भी हम कुछ मदद कर सकें। और दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, यदि आपको इन डायरियों की PDF की आवश्यकता हो तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। आपको PDF हम उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।